नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 15 मार्च 2023। आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला, अल्प पोषित और अनदेखी किशोरी और महिलाओं में जो एक वैश्विक पोषण के ऊपर संकट है उसके ऊपर। दूसरा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस प्रकार के संबंध है उस पर, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया काफी न्यूज में है, इसलिए वाला टॉपिक हम लोगों को मतलब पढ़ना है। और फिर है हमारा ऑकस डील, ये भी न्यूज में रहती है। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, कृषि और ग्रामीण रोजगार, फिर बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले हम देखेंगे, अभी जो है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है और यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक हमें फैक्ट्स को पढ़ना है। यूनिसेफ ये बताता है कि जो 15 से 49 ईयर्स के बीच में जितनी भी गर्ल्स और विमेन हैं, जितनी भी किशोरी और महिलाएं हैं, उनमें उनको उस समय जो भी उनकी पोषण स्थिति होती है, पोषक आहार होता है, न्यूट्रिशन, उसको प्राप्त करना कितना अमाउंट में प्राप्त हो पाता है और उस समय क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। तो रिपोर्ट ने भाई ये बताया है, रिपोर्ट ने ये कहा है कि 1 अरब से ज्यादा ऐसी महिलाएं और किशोरियां हैं जो कुपोषण का शिकार होती हैं, जिनमें जो आवश्यक हमें जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है, जो असेंशियल मिनरल हमें चाहिए ही होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में जो हमारे खाने में होने की जरूरी है, वो नहीं मिलते हैं। प्लस अनीमिया, खून की कमी होने की, मतलब ये जो है कॉमन सा देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो ये चीज है, ये जो पूरा एक चीज देखने को मिलती है, ये सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा ये साउथ एशिया और सहारा रीजन। सब सहारा रीजन कौन सा होता है? जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है ना, उसके पास का जितना भी रीजन है वहां पे देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। जो अनीमिया, अनीमिया मतलब क्या होता है कि खून की कमी हो जाना, HB हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी कमी होना, तो वो सब जो है सबसे ज्यादा उस एरिया में देखने को मिला है। फिर इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो 2030 तक अनीमिया को कम करने में जो है रोल प्ले कर रहा हो। 2030 तक इसको कम करने में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सक्षम बन रहा हो। ठीक है। अब भाई वही है, अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट आ गई यूनिसेफ की। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहली चीज, जो भी फोर्टिफाइड फूड होते हैं उनको प्रोड्यूस करना। फोर्टिफिकेशन मतलब उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, एक टर्म होती है फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड्स का सीधा मीनिंग होता है कि जितने भी हमारे असेंशियल, जो हमारी जरूरत जरूरत वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम कई बार खाने में नहीं उसको हम यूज कर पाते हैं, तो वो वाले फूड्स को यहाँ पर एक तरीके से हमारे खाने में लेके आना, नए ऐड कर देना न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, मिलेट्स, इन सबको ऐड कर देना। तो भारत इस चीज की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो एक नॉर्मल राइस होगा, चावल होगा, और एक फोर्टिफाइड राइस होगा, उसमें ये फर्क होगा कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे। तो फोर्टिफिकेशन की बहुत जरूरी है, जैसे कि आटा, खाना पकाने वाला तेल, नमक, इन सबको हम लोग, क्योंकि हम ये डेली खाते हैं, इनके बिना तो जीवन चल नहीं सकता ना, तो इनको उपभोग करने के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, इनमें खाद्य पोषण तत्वों का विस्तार करना, फोर्टिफिकेशन को इम्प्रूव करना, जिसके लिए भारत ऑलरेडी रिसोर्स सेंटर भी बना चुका है। ठीक है। ये हमारी जो FSSAI, या सब लोगों ने ये पढ़ा है ना, FSSAI, इस तरीके से ये सारे मानदंड को तैयार करते हैं और ये सब कुछ यहाँ पे। प्लस जितने भी यहाँ पर ऐसी महिलाएं हैं और जितनी भी ऐसी किशोरियां हैं, बच्चियां हैं ऐसी, उन सबको नकद के रूप में या फिर वाउचर या फिर बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना, इस चीज को यहाँ पर लेने के लिए। प्लस बाल विवाह जैसी चीजों को पहले तो खत्म करना।
ठीक है, उससे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एक लड़की की लाइफ। साथ ही साथ जो भी ऐसे फूड होते हैं जो लेबलिंग नहीं लेके आते हैं, लेबल नहीं होता या उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते हैं या उसमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन कम होती है, ऐसे फूड्स को मार्केट में लाने ही ना दें। देखो वैसे तो भारत सरकार ने कंपलसरी किया हुआ है कि जितने भी टेट्रा पैक्स आते हैं ना, प्री पैकेड फूड होते हैं जो पहले से पैक होते हैं, उन फूड्स में आपको कंपलसरी है कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना सोडियम है, कितना क्या है, वो तो आपको पहले से ही मार्क करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है उसके। समझे बात को सब लोग? तो ये एक आर्टिकल था, अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, इसलिए जरूरी है। अब बात हम करते हैं यूनिसेफ के ऊपर। आप सभी लोगों ने यूनिसेफ के बारे में जरूर सुना होगा। अब ये यूनिसेफ है क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूनिसेफ की? यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये बच्चों के लिए बेसिकली पूरी तरीके से काम करता है, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये यूएन के अंडर आता है, यूएन की ही है। बच्चों के लिए हम कैसे असिस्टेंस, उनको सर्विसेज और हेल्प दे सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी में कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, HIV से बचाना, ट्यूबरकुलोसिस से बचाना, उस सब के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी, यूएस के अंदर लोकेटेड है। तो काम इसका इसी तरीके से है और ये यूएन का पूरी तरीके से पार्ट बना हुआ है। क्लियर हो गया सबको? याद रखना, ये बच्चों, इसका जो लोगो आप कभी देखोगे ना, तो लोगो में भी यही बच्चों का ही एक साइन बना हुआ है। प्लस ये वैक्सीन से जुड़े हुए भी अब काम करने लगा है, क्योंकि अब वैक्सीन भी हो गई है ना बहुत ज्यादा। तो वैक्सीन से भी जुड़े हुए ये प्रोटेक्शन जो होती है बच्चों के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है ये। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये आप लोगों को याद रखना है और आपका इस पेपर के लिए ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड है हमारा आर्टिकल, वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन। देखो अभी आप इसको जरूर, जो मैं बता रही हूँ पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो है, अभी वो आए थे यहाँ पर, तो आपस में डिस्कशंस भी चल रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो उस रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा सकता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बींस के अनुसार भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा का भागीदार है। दोनों कंट्री का, अगर मैं सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पे आते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री में मैं बात करूं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था, तब उस समय भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट बन गए हैं। प्लस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वही प्लूरलिस्टिक को प्रमोट करना, बहुवादी वेस्टमिंस्टर मॉडल को हम भी फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी वो भी फॉलो करते हैं, कॉमनवेल्थ में भी है। दोनों का सेम सेम इंटरेक्शन है, दोनों के सेम सेम कल्चर्स हैं। वही जो हम लोग यहाँ पर जो हमारी जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, न्यायिक प्रणाली है, वो भी इंडिपेंडेंट है। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल, मतलब सारी चीजें जो है ना वो काफी कॉमन देखने को मिलती है। और जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, शीत युद्ध की जब से समाप्ति हुई है, तब से 1991 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो काफी इंप्रूव भी देखने को मिली है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद की भी बात करूं तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इवन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी वहां पर गई हैं ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर में, मतलब आना जाना लगा रहता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़े हुए हैं। हमारी जो हाई कमीशन है वो कैनबेरा में है, सिडनी, पर्थ, मेलबोर्न में है। और ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन दिल्ली में है, और साथ में कॉन्सुलेट भी रहती है मुंबई में और चेन्नई में। ठीक है, दोनों ही कॉमनवेल्थ के पार्टनर हैं, दोनों यूनाइटेड नेशन के पार्टनर हैं, दोनों ही आसियान के साथ जुड़े हुए हैं। आसियान के पार्ट नहीं है, आसियान के पार्ट ना इंडिया है ना ऑस्ट्रेलिया है, पर आसियान के ऑब्जर्वर नेशन में दोनों है ना, रीजनल फोरम में दोनों आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आयोरा भी पढ़ते हैं इसको। ये किस लिए बनाई गई है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि इंडियन ओशन जो जो कंट्रीज शेयर करती है उनका एक ग्रुप है। तो यहाँ पे भी दोनों तैयार है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इस सब में दोनों ही कंट्रीज का काफी बड़ा योगदान है। बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हम लोग आपस में शेयर करते हैं। अब इसमें अब हम समझते हैं और चीजों के ऊपर, थोड़ा बहुत और फैक्ट्स को देखते हैं। अब साथ ही साथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा अमाउंट में ऑस्ट्रेलिया में जो है पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते रहे हैं। टूरिज्म काफी बड़ा है
और वक्त के साथ साथ दोनों ने आपस में जो रिलेशन है वो और बढ़ाने की कोशिश भी करी है। साथ ही साथ हम लोगों ने एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पढ़ो सब लोग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हम लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, राइट। अभी वहां पर P5 है, उस P5 को एक्सपैंड करने की जरूरत है, और उसमें कौन जाने की कोशिश कर रहा है? इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। और इस पूरे ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने वाली ऑस्ट्रेलिया है, रशिया भी कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो हमारा सपोर्ट में है। ठीक है। प्लस कॉमनवेल्थ, IORA, आसियान का रीजनल फोरम, पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट, इन सब में भी हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। इन सब के अंदर भी हम लोगों का रिलेशन आपस में जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ 2021 में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का छठे नंबर पे वस्तु और सेवा के व्यापार में इंडिया जो है वो छठे नंबर पे आता था, और उसके बाद $27.5 बिलियन 2021 में हम लोगों ने द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया है दोनों देशों ने। इतना अमाउंट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है? आपस में लेन देन कह लो करा है। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने इंडिया जो है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कुशल अप्रवासी की हम बात करें, तो कुशल अप्रवासियों के लिए भारत से जो है काफी सारे लोग जो है वो वहां पे जाते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं इन चीजों को, वहां पे जा करके उनकी जो कुशल तत्व कह लो आप, ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रमोट भी की जाती है। तो ये भी आप लोगों से एक सवाल किया जा सकता है, इस पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन है, कहाँ पे, कैसे, ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। ये सब फैक्ट्स भी मतलब आपको लर्न होनी चाहिए, ये सारे फैक्ट्स की इस तरीके से चीजें जो है वो की आती जा रही है, पहले से ही करते आ रही है सारी चीजें। उसके अलावा हम लोग बात करें हमारे भारत का जो 75वां यहाँ पर 75वां यहाँ पर जो आज के लिए अमृतकाल मनाया गया है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने खुद एक पर्सनलाइज वीडियो मैसेज भी यहाँ पर दिया था, और बताया था कि हम लोग कितने मतलब एक खुशखबरी देने के लिए या एक तरीके से बात करने के लिए ये चीज भी की गई थी। उसके अलावा जो है 1 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाके पढ़ाई कर रह भी रहे हैं, बहुत से लोग वहां पे रह रहे हैं। और लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं, मिनिस्ट्रियल डायलॉग करना, ये सब है। प्लस अगर मैं अब यहाँ पर रिलेशंस की बात करूं और ज्यादा, तो क्वाड ग्रुपिंग सबको पता है। क्वाड ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए 4 कंट्रीज हैं, और उसके अंदर हम लोग अपनी एक एक्सरसाइज होस्ट करते हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये भी अभी जो है अभी रिसेंटली इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, कहाँ पर? पर्थ में। अगस्त में करेगा इसको, तो ये भी एक याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इसको ये होस्ट करने वाला है। और चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है वो उतने ज्यादा अच्छे हैं नहीं, वो रिलेशन जो है आपस में कंस्ट्रेन होने की वजह से फायदा इंडिया यहाँ पर उठा सकता है इसको। और चाइना ने जो है फिर उसके ऊपर क्या लगा दिए थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बहुत ज्यादा ना जो है वो दबाव बना करके उस पे बैन लगाने शुरू कर दिए, मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, तो तब से जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन और अच्छे होने लग गए हैं। ठीक है भाई। तो आज के समय में बात करूं इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे ये सारे, दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर क्वाड में पार्टिसिपेंट्स किया है। लेटर ऑफ इंटेंट को यहाँ पर साइन किया, जिसमें दोनों कंट्री किसके ऊपर काम करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कम लागत वाली सौर और स्वच्छ हाइड्रोजन की ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वाड की पार्टनरशिप काफी अच्छा स्कोप लेके आ सकती है। ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड का इंपॉर्टेंस क्या है काउंटर करने के लिए चाइना को, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पूछा भी जाएगा, आगे चल के ये सवाल और ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एक और बात करूं, हमारी एक और एक्सरसाइज होती है, नाम है उसका ऑसिनडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक्सरसाइज मिलकर के एक्सरसाइज होती है। और जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, तब ऑस्ट्रेलिया ने हमें हेल्प भी करने की कोशिश करी थी, तो मिलिट्री में रिलेशंस अच्छे हैं। और अ, और भी ज्यादा स्पोर्ट्स की कैटेगरी की बात करें तो आप जानते हैं क्रिकेट दोनों देशों में काफी ज्यादा फेमस है, और दोनों ही देश क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा पैशन रखते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हमारा ये भी काफी अच्छा स्पोर्ट्स का भी एक अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। और अभी भी जब हमारा यहाँ पर भी क्रिकेट का एक मैच हुआ था अभी, जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देखा था यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा।
और हॉकी भी है, दोनों क्या देशों में हॉकी को भी काफी अच्छा जो है ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए भी है। बाकी देखो ट्रेटीज तो काफी सारी हम लोगों ने आपस में साइन की हुई है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी काफी इंप्रूव करने की कोशिश आज के समय में की जाती रही है, पहले भी की जाती रही है, आगे आने वाले समय में भी काफी ज्यादा की जाएगी। अभी के लिए हमारे पास काफी ज्यादा पढ़ने के लिए है इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर पूछेगा तो मेंस में आ सकता है इससे क्वेश्चन, है ना। मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, पहले के ऊपर क्या था, अभी यहाँ पर क्या है वगैरह, क्योंकि अभी वो यहाँ पर आए हैं तो काफी सारे अग्रीमेंट साइन करेंगे। ठीक है, कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, सिक्योरिटी हो, हर एक चीज पे साइन किए जाएंगे, और वो साइन किए जाएंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो और ये बोला है कि इंडिया इस चीज के लिए भी चिंता में था कि भाई जो हिंदू टेम्पल्स ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं वो वहां पर जो है डैमेज कर दिए गए थे, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज बोली है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम बचाव करने के लिए तैयार हैं। क्लियर हुआ। इंडियन डायस्पोरा की बात करूं तो 6 लाख से ज्यादा लोग वहां, 6 क्या 7 लाख करीब जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते भी हैं, इंडिया के लोग। ठीक है, तो ये है हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से जो आपको याद रखने हैं। पर देर आर सम इश्यूज एज वेल। अभी यहाँ पर मैरिटाइम सिक्योरिटी में और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोगों ने उतना किया ही नहीं है, उसको भी और ज्यादा किया जा सकता है। रिलीजियस जो एक प्रॉब्लम चल रही है ना, वो खालिस्तानी ग्रुप और अटैक करना टेम्पल में ऑस्ट्रेलिया का, इस चीज को ना बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इंडिया की कोई चीज है ना तो वो उसको इंडिया में ही रखना चाहिए, ऐसी चीजें ना और देशों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी कोई सपोर्ट नहीं आया है, उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो अभी यही चीजें हैं। ये आपका GS2 का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आता है ना, उसमें इस पे सवाल बन सकता है कि हम इसमें और क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिया है कि हम लोग और किन किन चीजों में यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, 6G, ब्लॉकचेन, ऐसे सब पॉइंट्स में अभी और ज्यादा सपोर्ट करने की आपस में जरूरत है, जिसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं अभी आज भी हमें सपोर्ट करने की नीड है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा ऑकस के ऊपर। ऑकस ये भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई एक डील है। ये किस किस के बीच में हुई है? ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके, और यूएस से यूएस से। ये एक मिलिट्री पार्टनरशिप है जहां पे यूएस से न्यूक्लियर सबमरीन, कैसे सबमरीन, न्यूक्लियर, ट्रेडिशनल नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर पूरा सपोर्ट दे रहा है, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पता है तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे खाली मुझे मिलता है, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप बना के दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ कहीं स्पेस खाली नहीं है, यहीं पर है बस। ये है कुछ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे है, इस तरीके से है। रुको मैं दोबारा बना देती हूँ। कुछ इस तरीके से बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में इधर छोटा सा क्या आता है, न्यूजीलैंड भी बना हुआ है। ठीक है, इधर छोटा सा एक और तास्मानिया भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो उसके आसपास पूरा पानी है, एक आइलैंड है वो, तो पूरा ही पानी है आसपास। अगर पूरा ही पानी होगा तो उसको अपनी नेवी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। सोचो भारत की जो बाउंड्री है वो तो सिर्फ 7516.6 किलोमीटर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री तो पूरी ही पानी के अंदर है। तो उनको क्या जरूरत है, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को यहाँ पर लेके आने की, ताकि चाइना और बाकी कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके। तो उसके लिए ये ऑकस डील साइन की गई है। ये ऑकस डील इसी पूरे पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर यूएसए जो है वो एक सपोर्ट करेगा बनाने में। यहाँ पर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए बनाया जाएगा, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड जो है यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है चाइना के अगेंस्ट एक पूरा अलायंस बना के तैयार करने की। बहुत नई कोशिश है, एक अच्छी पहल के रूप में निकल करके आ रहा है। अभी के इसके जो मैं परिणाम की बात करूँ तो काफी अच्छे दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा सब लोग इसके अंदर। उसके बाद इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में क्या होता है कि भाई जो क्वाड है ना यहाँ पर, ये चीनी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के क्वाड के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में भी सहायक है। चाइना का जो यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन बढ़ रहा है उसको भी कंप्लीट करने में है। हिंद प्रशांत महासागर में जो पावर्स बढ़ती जा रही है उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। और जैसे आसियान है ना, आसियान किसका ग्रुप है, साउथ ईस्ट नेशंस का, सारे साउथ ईस्ट नेशन का ग्रुप है। ऐसी क्वाड यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पता है क्या हुआ था, जब ना ये
डील साइन करनी थी ना, इससे जस्ट पहले ना ऑस्ट्रेलिया ने एक और डील पहले ही साइन कर रखी थी फ्रांस के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले फ्रांस से डील साइन हुई थी, लेकिन फ्रांस ने क्या ऑफर किया था, ट्रेडिशनल सबमरीन्स करी थी। फ्रांस ने वो वाली सबमरीन नहीं करी जो यूएस से ऑफर करा, जो कि जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, फ्रांस को धोखा दिया और यूएसए के साथ जुड़ी। तो यहाँ पर फ्रांस को जो अलग थलग करने की बात की ना, ये एक प्रॉब्लम करा, ये गलत चीज हुई है। बाकी क्वाड के साथ जो है ये काफी अच्छा कर सकता है, तो इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी पे जरा ध्यान देना पड़ेगा। और जो आसियान कंट्रीज हैं उनका अब यहाँ पर है कि भाई वो किसके सपोर्ट में जाएंगी। आसियान कंट्री को काफी हद तक लोन चाइना देता है, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना अब आपस में थोड़ा सा अगेंस्ट रह गए हैं, तो किसको सपोर्ट करेंगे, आसियान कंट्रीज। ठीक है भाई, तो ये एक ऑकस डील है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये डील के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑकस डील, या किसने किसके साथ करी, इसमें है क्या। समझ में आ गई सबको डील। डील इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, लर्न कर लेना इस पूरे को, रट लेना पूरी तरीके से, इसमें समझ लेना, जो समझाया है वो याद रखिएगा। इनसे सवाल करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग, धन का शोधन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, जो ये मनी का इधर उधर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हम लोग क्या बनने वाले हैं, यहाँ पर अमेंडमेंट करने वाले हैं। तो इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, केवाईसी यहाँ पर ऐड करा है। नो योर कस्टमर सबने करवाया हुआ है केवाईसी, तो केवाईसी ऐड करा है, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है उस एक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। और अगर जो भी यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा ट्रांजैक्शंस, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए 10 लाख और उससे अधिक के लेन देन की सूचना देना वहां पर उनको अनिवार्य होगा, ये उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। जिसमें क्या है कि आप क्रिप्टो और जितनी भी वर्चुअल करेंसीज है उसको प्रॉपर तरीके से एक रेगुलेट किया जाएगा। देखो मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मतलब क्या होता है कि अवैध तरीके से कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से लाभ उठाने के लिए धन का शोधन करता है। जिसमें अपराधी जो है ना, वो कोशिश ये करता है कि जो इलीगल तरीके से उसके पास धन आया ना, वो सरकार तक दिखे नहीं, वो शो ना करे, वो हाइड करने की कोशिश करता है उसको। और वो कोशिश करता है कि भाई इसको क्लीन व्हाइट मनी के रूप में लेके आया जाए, और क्या किया जाए, इसको एक नए बिजनेस में लगा दिया जाए, ताकि बिजनेस से प्रॉफिट है, सरकार को हम दिखाने के काबिल बन जाए। तो ऐसा होता है। तो एक एक्ट है उसको डील करने के लिए, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम। उसकी धारा 3 के तहत ये पूरी इसके अपराध को परिभाषित भी किया गया है, जो इसको रोकने की कोशिश करता है। 2023 में इसके नए रूल्स आए हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी ऐसी जो भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, एनजीओ है, तो वो सबको भी यहाँ पर केवाईसी जो है प्रॉपर तरीके से करानी होगी, सो दैट हम लोग अपने कस्टमर्स को जान सके। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन का सीधा मतलब ये होता है कि 1961 की धारा के तहत ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करने वाला कोई भी एक्ट है इस तरीके का, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, उनको यहाँ पर जो है केवाईसी कराना। यहाँ पे लिखा गया कि केवाईसी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, राजनीतिक व्यक्ति जिनको देश के किसी सार्वजनिक कार्य को सौंपा गया, कुछ भी देश में करने के लिए उनको एक तरीके से कुछ भी सौंपा गया है। ठीक है भाई, तो इसके अनुसार यहाँ पर 10 लाख रुपए से अगर आपका अधिक का लेन देन होगा, तो उसको आपको पूरा पूरा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके की होती है। मनी यहाँ पर कलेक्ट करना, बैंक में यहाँ पे लेके जाना, किसी भी कंपनी को यहाँ पर ट्रांसफर करना, और फिर नई नई लग्जरी आइटम्स को यहाँ पर खरीदना, और सरकार से उस पूरे ट्रांजेक्शन को छुपाने की कोशिश करना। ठीक है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर, कृषि और ग्रामीण रोजगार के बारे में। इंडिया का जो लेबर फोर्स है पूरा, जो हमारे श्रम है, बहुत ज्यादा है भारत में श्रम शक्ति। यहाँ पर क्या होता है कि जॉब्स जो है, वो रोजगार जो है हमारे, वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते जा रहे हैं। कैसे? देखो इंडिपेंडेंस के बाद से भारत बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस रहा है, लेकिन आज के समय में अगर जीडीपी की बात करूं, 17 से 18% ही सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 17 से 18% है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट क्यों आ रहा है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है
कि सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। सब्सिडी जो है जैसे बीज के ऊपर देना, उर्वरक फर्टिलाइजर्स पे देना, मशीनरी जो इक्विपमेंट्स टूल्स लगते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार सब्सिडी तो दे देती है, जिससे क्या होता है ना कि आपका जो लागत होती है वो कम हो जाती है और आपका आउटपुट बढ़ जाता है। और पहले के टाइम पे 1993 तक क्या था कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा 64.6% लेता था और 10% मैन्युफैक्चरिंग। तीन सेक्टर होते हैं ना अपने, एक सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फिर टर्शरी सेक्टर। तो इस तरीके से उस समय चीजें चल रही थी। पर आज के समय की अगर मैं बात करूं तो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के मैन्युफैक्चरिंग में चली गई है। ठीक है। तो आज के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी और प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाना बहुत ही कॉमन सा हो गया है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हमें देखने को सबसे ज्यादा मिल रही, यही आज का टॉपिक है ये वाला। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर भी सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया है, जैसे मोबाइल के टेलीफोन कंपनीज का आना, सिम की शॉप, रिचार्ज की शॉप, कितनी चीजें बढ़ गई हैं, कुकिंग गैस, डीटीएच की सर्विसेज। इन सब की वजह से जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर जिसमें आता है, जहां पे आप सीधे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हो, तो इनका जो है ना वो तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरण काफी ज्यादा हो गया। प्लस जो मनरेगा जैसी स्कीम आ गई है उसके तहत भी यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर के जो और डैम बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, ठीक है, छोटे मोटे काम करना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ऐसे कामों में लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं और ये अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र होता है पूरा, बहुत ही कम जॉब में भी मिलती है यहाँ पर, पैसा भी यहाँ पर कम मिलता है। तो यहाँ पे एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। ये एक एनालिसिस है, ये आपसे कोई प्रीलिम्स में नहीं पूछ रहा, बट एक एनालिसिस के रूप में आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, बायो एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ऑर्गेनिक जैविक उर्वरक क्या होते हैं? जैविक उर्वरक हमारे एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक जैव मतलब प्लांट या एनिमल से मिलकर के बने होते हैं, हो सकता है उसमें कोई और मिनरल्स भी हो, पर वो एक ऐसे मटेरियल्स जो कि प्लांट और एनिमल से मिलकर बने। बायो और ऑर्गेनिक में डिफरेंस होता है। बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर आपका जो है सॉलिड और लिक्विड भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में सीधा प्लांट्स और एनिमल से बनी हुई चीजें होती हैं। आज के समय में हमें ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि केमिकल फ्री होते हैं। आज के समय में केमिकल्स लगा के तो चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल कम कर दें तो एक केमिकल फ्री होगा, तो बॉडी में केमिकल नहीं जाएगा, तो लंबे समय के लिए हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी और एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को इम्प्रूव करने के लिए कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स का रोल कम से कम हो, उसी के लिए इसको ऑर्गेनिकली इम्प्रूव करने की जरूरत है। अमोनिया हो गया, इन सब चीजों को भी यहाँ पर इस्तेमाल कम करने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उसको भी रोकने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो इंडिया की सॉइल है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर ना होने की वजह से खराब होती जा रही है। तो न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। जो गोबर की खाद होती है उसमें भी अच्छा खासा ह्यूमस होता है, तो वो भी हमारी सॉइल को अच्छा बना सकता है, साफ सुथरा कर सकता है। और काउ डंग जो गाय का गोबर होता है उसको भी हम खाद के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। इसके लिए सरकार ने एक स्कीम भी निकाली है। कौन सी स्कीम निकाली है? गोबर धन। ये अभी बजट में भी इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें हम लोग गौशालाओं की अर्थव्यवस्था को सुधार करेंगे, कृषि में स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें अभी सरकार ने करी है। अभी बजट में भी इनके बारे में काफी हद तक बातें की गई थी। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये इसी से जुड़े हुए हैं कि ये सब चीजें करी जाएंगी, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। समझ रहे सभी लोग? तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये इम्प्रूव करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, इसी पर्सपेक्टिव में इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यही है आपका पूरा इस चीज में, एनिमल काउ के वेस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स को इम्प्रूव करना, ये सब चीजें यहाँ पे लाने की, इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और फर्टिलाइजर्स जो है वो हमारे कम से कम हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए पूरे साल के हमें लगा देते हैं। तो हमें क्या होता है ना, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास फोस्फोरस, पोटाशियम, यूरिया नहीं है उतना ज्यादा, तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो अपने को क्या होगा ना, अगर हम ये सब चीजों पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर दे, तो अपने को जो है ना बाहर से चीजें मंगवाने में मतलब नहीं मिल इतनी मदद होगी कि हम ये सब चीजें बाहर से मंगवाना शुरू कर दें। ठीक है भाई। याद रखिएगा इस पूरे आर्टिकल को, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे तो हमारी सॉइल बहुत सही रहेगी, और केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे तो हमारी सॉइल को यहाँ पर नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है।
आज के हमारे क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, याओशांग फेस्टिवल। याओशांग फेस्टिवल क्या चीज है? याओशांग फेस्टिवल जो है मणिपुर का एक वर्जन है होली मनाने का। ये ट्यूसडे को शुरू हुआ, 5 दिन तक चलेगा। ये जो मणिपुर में रहने वाले लोग हैं, क्या कहते हैं उनको? मितई पीपल। ये मितई पीपल द्वारा यहाँ पर किया जाता है, फेब्रुवरी मार्च के महीने में हिंदू लोग वहां के मनाते हैं। ठीक है, ये आप एक अलग से याद रखिएगा। 5 से 6 दिन का चलता है, जरूरी नहीं है 5 दिन का हो, 6 दिन का भी होता है। वैसे खैर आपसे डे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, कहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है ये। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये वाला भी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सारी स्टेटमेंट ठीक है। और साथ ही साथ ये चैतन्य महाप्रभु जो है, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ भी इवेंट की तरह इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी एक याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब ये एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब ये क्या है, क्या खास बात है इसके बारे में? देखिए भाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, ये एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में टाइगर्स रहते हैं, तभी तो देखो टाइगर रिजर्व है ना। है कहाँ पर? सबसे पहली चीज, ये जो है आपका लोकेटेड है यहाँ पर, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। ये आपका नीलगिरी, नीलगिरी सुने है ना सबने? नीलगिरी में जो तमिलनाडु है ना, वहां पे है सबसे ज्यादा। हाँ, बाकी बात अलग है कि नीलगिरी कर्नाटका केरल से भी बाउंड्री शेयर करती है, बट एक्चुअली में मुदुमलाई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अमाउंट में फिश की भी स्पीशीज मिलेंगी, आपको टाइगर तो बहुत ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो गलत लिखी हुई है। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो आपका आंसर इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला, ओनली वन। ठीक है, एलिफेंट और विस्पर्स ऑस्कर अभी जीता है ना। एलिफेंट विस्कर्स ऑस्कर जीतने के बाद मुदुमुलाई जो पूरा है ना, वहां पर काफी भीड़ लग गई थी, इसलिए ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी ना, एलिफेंट जो भी ऑस्कर में, जैसे हमारे भारत का RRR का नाटू नाटू सॉन्ग जो है, वो जीता है ऑस्कर। प्लस साथ ही साथ एलिफेंट विस्पर्स जो स्टोरी है ना, वो भी जीती है। तो ये ट्रू स्टोरी दिखाई गई है एलिफेंट विस्पर्स, कहाँ की? मुदुमलाई नेशनल पार्क की, या फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से आज ये क्वेश्चन पूछा है, और आप लोगों ने भी लर्न करना है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि मुदुमलाई के बारे में पूछे, क्योंकि एलिफेंट विस्प क्वेश्चन यहाँ तो आ सकता है, एलिफेंट विस्पर्स कहाँ से जुड़ी हुई स्टोरी है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हैं सभी लोग? ऐसे करके याद करना है। आप लोग सब पॉइंट को समझ गए ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात कर रहा है? तो कॉन्सेप्ट कुछ इसी टाइप का है कि जो न्यूज में चल रहा है मैं वही टॉपिक्स लेके आती हूँ। तो 8 टॉपिक आप जो भी पढ़ते हो ना, वो सब न्यूज के होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता। सब न्यूज में कहीं ना कुछ चल रहा होता है, ढूंढ करके आपके लिए लेके आया जाता है। तो ये जो एफर्ट्स आपके लिए किए जाते हैं, उसके लिए आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए उसको। डेली आपको फ्री वीडियोस मिलते हैं, समझाया जाता है, कंटेंट मिलता है। एटलीस्ट आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए वीडियो के ऊपर, थोड़ी रीच को बढ़ाइए, शेयर कीजिए आगे चल के। ठीक है भाई, चलिए, करिएगा इतना एज अ एक एक रिवॉर्ड देने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं सभी लोग। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।